Hello guys, we were looking at abnormalities in atomic radius. डाउन द ग्रुप हम लोग देख चुके हैं 3D से 4D एटॉमिक रेडियस आपकी बढ़ती है डाउन द ग्रुप जो ट्रेंड है, और 4D सीरीज से 5D सीरीज में रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहती है. अलोंग द ग्रुप हम लोग देख चुके हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में भी डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस आपकी बढ़ती है, और एल्यूमिनियम गैलियम में थोड़ा सा अबनॉर्मलिटी है. एल्यूमिनियम गैलियम के रेडियस नियरली सेम है, हालांकि डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं वो. अब हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड. अलोंग द पीरियड हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात कर चुके हैं कि घटती है. अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस आपकी घटती है, लेकिन यहां पर डी ब्लॉक में अलोंग द पीरियड में एटॉमिक रेडियस का क्या है. देखो जरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो रेडियस डिक्रीज होती है. स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है. तो यहां से यहां जाते हैं तो आपका सिग्मा और स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बढ़ता ही है, नो डाउट अबाउट इट. जेड इफेक्टिव भी आपका स्लोली ग्रेजुअली चेंज होता है, इधर से इधर इंक्रीज होता है, आप लोग जानते हैं. यहां से यहां अगर हम बात करें तो जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों में से कौन डोमिनेट करता है. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक यहां पर रेडियस 1.44, 1.32, 1.22, 1.18 डिक्रीज हो रही है. मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट यहां पर रेडियस ऑलमोस्ट, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट इनकी रेडियस ऑलमोस्ट फिर कांस्टेंट है, और फिर रेडियस दोबारा से निकल की मिनिमम है और फिर इंक्रीज हो रही है. जो मैंने इस तरह हाईलाइट कर रखा है ये मिनिमम रेडियस रखता है. सबसे बड़ी रेडियस किसकी है इस पीरियड में, फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक के अंदर. डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट में है. स्कैंडियम सबसे ज्यादा है, टाइटेनियम उससे कम रेडियस है, तीसरे नंबर पे जिंक है दोबारा बढ़कर. तो किस तरह चेंज हुआ एटॉमिक रेडियस का. पहले एटॉमिक रेडियस आपकी घटी, फिर एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो गई, और फिर लास्ट में एटॉमिक रेडियस फिर बढ़ी. यहां पे जो मिनिमम है वो निकल है, स्कैंडियम और टाइटेनियम इधर है, जिंक इधर है. ये सबसे बड़े साइज का है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे साइज है, और ये 10th नंबर पे सबसे छोटा साइज है. यहां से यहां रेडियस ऑलमोस्ट आपकी कांस्टेंट है. मैग्नीज से इधर हम बात करें तो दोस्तों यहां से यहां रेडियस आपकी कंटिन्यूसली घट रही है, तो मतलब जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग होगा और शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट. यहां पे दोनों जेड इफेक्टिव घटा रहा होगा रेडियस और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा रहा होगा रेडियस, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं दोनों फैक्टर. और यहां पर रेडियस बढ़ रही है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, तब रेडियस दोबारा से बढ़ रही है. यहां पे क्या होता है, मैग्नीज में 3d5 यानी कि डी में सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है 3d5 में. यहाँ पे 3d6 एक ऑर्बिटल में पेयरिंग होगी, 3d7 और यहाँ 3d10 है, तो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल में पेयरिंग हो गई. अब इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग होती है तो रिपल्सन बढ़ जाता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से, और रेडियस लास्ट में पेयरिंग की वजह से डोमिनेट करने लगता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और रेडियस लास्ट में निकल टू जिंक बढ़ती है. तो एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, तो दिस इज हाउ द रेडियस वेरिएशन घटती है, कांस्टेंट होती है, फिर बढ़ जाती है. तीनों सीरीज में रेडियस पहले घटती है, मिनिमम पे जाती है और फिर बढ़ती है. यहाँ पे मिनिमम किसकी है, रुथेनियम रोडियम की नियरली सेम मिनिमम रेडियस है. 5d सीरीज की बात करें तो ओस्मियम इरिडियम की रेडियस मिनिमम है, बराबर है 1.26 एंगस्ट्रॉम. सभी में एक चीज देखो, फर्स्ट नंबर पे रेडियस स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, लास्ट थर्ड नंबर पे रेडियस है जिंक की 3d सीरीज. 4d सीरीज में एटर्बियम और जिर्कोनियम, फर्स्ट नंबर पे रेडियस सबसे बड़ी इसकी है, सेकंड नंबर पे इसकी है, और थर्ड नंबर पे सबसे बड़ी रेडियस इसी की है, सेम उसी पैटर्न पे. यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट 5d सीरीज के फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रेडियस रखते हैं, और थर्ड नंबर पे लास्ट.
तो यहाँ के जो पहले दो एलिमेंट है फर्स्ट और सेकंड पे रेडियस रखते हैं और लास्ट वाला किसी भी सीरीज का थर्ड नंबर पर रेडियस रखता है, तीनों ट्रांजिशन सीरीज में। आप बोलोगे सर 60 सीरीज की क्यों नहीं बात की आपने? उसमें सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ये सब नहीं पढ़ते हैं, उनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव नॉट मेंशन 6D सीरीज और 7th पीरियड के, जहां पे एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। ओके, तो डाउन द ग्रुप तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन यहां से यहां इसके साइज को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखा है। अब अलोंग द पीरियड बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शिल्डिंग इफेक्ट दोनों एक दूसरे को, यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है तो डिक्रीज होगा, यहाँ पे सिग्मा शिल्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है तो रेडियस नेट इंक्रीज होगी। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काउंटर करके नलीफाई कर देते हैं एक दूसरे की इफेक्ट को, यहाँ रेडियस आपकी कांस्टेंट रहती है। तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, रेडियस डिक्रीजेस, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट काउंटर तो रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट, जेड इफेक्टिव और शिल्डिंग में शिल्डिंग इफेक्ट डोमिनेट तो दिस। निकल की रेडियस सबसे छोटी है, निकल की रेडियस सबसे छोटी है स्कैंडियम, टाइटेनियम की और जिंक की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर रेडियस है। इसका जरा ध्यान रखें, तीनों में ही पहला मेंबर सबसे बड़ी रेडियस का है, लास्ट वाला मेंबर हर सीरीज में, तीनों सीरीज में थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट और सेकंड रेडियस, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सीरीज के हैं। अब बाकी सब सीरीज का ट्रेंड भी काफी कुछ ऐसा ही है, बची हुई ट्रांजिशन सीरीज का अगर हम रेडियस का ट्रेंड देखें तो बच्चों कैसे यहाँ से 1.6 to 1.4 घट रहा है। टेक्नीशियम तो आर्टिफिशियल एलिमेंट है, मोस्टली ट्रेसेस में नेचर में मिलता है, यहाँ घट रहा है, ये मिनिमम हो गया 1.24, फिर दोबारा से बढ़ रहा है और थर्ड नंबर पे आ गया। तो बाकी सीरीज में क्या हो गया, रेडियस आपका घट रहा है ऐसे, है ना, और बाद में रेडियस आपका ऐसे बढ़ रहा है। इस सीरीज में भी ऐसा ही है, थर्ड वाली सीरीज में भी रेडियस की अगर हम बात करें तो द सेम ट्रेंड इज देयर। ये 3D सीरीज का रेडियस, ये 4D सीरीज का और 5D सीरीज का देखें तो भी कुछ ऐसा ही है ट्रेंड, और बाद में आपका रेडियस बढ़ रहा है। यहां पर रुथेनियम एंड रोडियम बॉटम पे है, यहां पर ओस्मियम एंड इरिडियम बॉटम पर है। सबसे छोटी रेडियस इसकी है और सबसे पहला जो एलिमेंट है ये टर्बियम एंड लेंथेनम, इधर उसके बाद जर्कोनियम एंड इधर हैफनियम, और लास्ट में कैडमियम एंड Hg। ये थर्ड पोजीशन पे है, ये एकदम लास्ट में है 9 और 10 पोजीशन पे, ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है रेडियस के अनुसार, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पोजीशन पे है, ये 9 और 10 पोजीशन पे है रेडियस में अपने पीरियड में। तो डी ब्लॉक का जो रेडियस का वेरी करता है वो इस तरह, और रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग, जहाँ डिक्रीज हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा है, जहाँ इंक्रीज हो रहा है वहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग फैक्टर है अफेक्टिंग रेडियस। क्योंकि रेडियस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहला फैक्टर था, दूसरा आपका स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट, दोनों फैक्टर हमने यहाँ इन्वॉल्व किए, तीसरा था आपका पेनिट्रेशन पावर, नजदीक है तो, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी था, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह है, फिर बॉन्डेड स्टेट बॉन्ड ऑर्डर भी था, उसका एग्जांपल हमने लिया था। ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है, डबल बॉन्ड का उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है, और सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस सबसे बड़ी रेडियस होती है अगर सेम टाइप के एटम के बीच में हो तो। दैट वी हैव डिस्कस बॉन्डिंग के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। और यहाँ पर मिनिमम किसका है वो ध्यान रखो, और ये ट्रेंड होता है जस्ट सी दिस 3D वाले का बीच में कांस्टेंट ज्यादा एलिमेंट का है, मैग्नीज से कोबाल्ट तक, निकल का मिनिमम है। ये अलोंग द पीरियड हो गया एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन अलोंग द पीरियड। एक्सेप्शंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ये। अब मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं बच्चों, तो बताओ पहले एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं लेंथेनोइड सीरीज, और बाद में डी ब्लॉक के आते हैं, है ना। एफ ब्लॉक ये 4F वाला हो गया, लेंथेनम हो गया, ये लेंथेनोइड सीरीज, और लास्ट में ये कैडमियम तक आ जाएंगी, ठीक है, मरकरी तक आ जाएंगी, सॉरी। फिर एक्टिनियम है 89,
ये 57, 58 टू 71 ये आगे। एक्टिनोइड सीरीज 90 टू 103, थोरियम टू टोरेंशियम या सीरियम टू ल्यूटीशियम। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे फिर डी ब्लॉक आता है और यहाँ पे कॉपरनेशियम आ जाता है आपका। तो पहले लेंथेनाइड सीरीज फिर डी ब्लॉक के 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहले एक्टिनोइड सीरीज फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो पहले एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे हैं उनकी डिजर्ट पोजीशन के हिसाब से, यस और नो, और फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे हैं। यहां से यहाँ साइज क्या होता है, घटता है, इधर से इधर साइज जनरल ट्रेंड के अनुसार घटता है। तो बताओ लेंथेनॉइड सीरीज की ज्यादा होगी या सिक्स पीरियड में, ये सिक्स पीरियड हो गया, ये सेवंथ पीरियड हो गया, या फिर डी ब्लॉक का साइज बड़ा होगा। सेम पीरियड में एफ ब्लॉक का साइज बड़ा होगा और डी ब्लॉक का साइज एलिमेंट का छोटा होगा, बिकॉज अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट साइज घटता है उस जनरल ट्रेंड के अनुसार। तो एक्टिनोइड का साइज बड़ा होगा और डी ब्लॉक के एलिमेंट जो सेवंथ पीरियड में है सेम पीरियड में उनका साइज रिलेटिवली छोटा होगा। तो मैं बोल सकता हूं बड़े प्यार से कि फॉर सेम पीरियड size of F block elements is greater than size of D block elements। ठीक है, लेंथेनॉइड्स का साइज बाकी के डी एलिमेंट 6 पीरियड उससे ज्यादा, और एक्टिनॉइड का साइज बाकी में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनसे आपका बड़ा रहेगा। लेंथेनॉइड तो एफ ब्लॉक का साइज इनसे बड़ा होता है डी ब्लॉक के, अगर हम पर्टिकुलर पीरियड की बात करें तो। अब लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का साइज खुद में कैसे वेरी करता है, हाउ इट वेरीज। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का साइज कैसे वेरी करता है। लेंथेनॉइड्स का साइज रेगुलरली धीरे धीरे डिक्रीज होता है और एक्टिनॉइड्स का साइज भी धीरे धीरे डिक्रीज होता है, स्लोली डिक्रीज होता है, ऑलमोस्ट रेगुलरली है, ना कि बराबर एक्सेप्शन है उसमें। बस यही 4F सीरीज यानी कि लेंथेनॉइड्स एंड 5F सीरीज का सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक 58 टू 71 एंड यहाँ पे थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक 90 टू 103। यहाँ साइज ऑलमोस्ट रेगुलरली घटता है, बीच में थोड़े बहुत इरेगुलरिटी है, बाकी साइज इसी रेगुलर डिक्रीज ऑफ साइज को 4F सीरीज में एफ ब्लॉक में हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और इसी डिक्रीज इन साइज को ऑलमोस्ट रेगुलर साइज डिक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड। उनको एक्चुअल रखा जाए तो वो 14 ग्रुप में आएंगे अलोंग द पीरियड, अगर उनकी डिजर्ट पोजिशन दी जाए तो उसी फंडे के हिसाब से आप देखोगे तो उनका साइज घटता है, जो कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है अपने आप में। तो दोस्तों ये आपका सारे एक्सेप्शंस हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सेप्शन। ध्यान रखना, लिथियम प्लस ओनासाइन मैग्नीशियम प्लस 2 से बड़ा है। 4D और 5D सीरीज के मेटल्स की जो रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस, वो नियरली सेम रहती है, 3D से 4D बढ़ती है। और तीसरा पॉइंट, एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कम होता है। 3D 4D से 5D साइज लगभग सेम होता है, रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो दोस्तों ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियाई। अब अगर हम बात करें तो व्हाट इज लेफ्ट नाउ इज नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी दोस्तों हम अब डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और फिर मोस्ट पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी विल बी ओवर फॉर यू। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हम लोग बोलेंगे, एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हम लोग बोलेंगे।
तीनों टर्म यूज करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तीनों टर्म में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। आयनाइजेशन एंथैल्पी एट 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी एट 0 केल्विन। मैं बस बाद में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस ब्रीफ बता रहा हूं अभी इनिशियल डिस्कशन में। आयनाइजेशन पोटेंशियल को मैं लिख देता हूं IP और आयनाइजेशन एनर्जी को मैं IE। ये क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लोगे और आयनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, तो ये वोल्ट में हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में, ठीक है। 1.602 लिख दो, ये वही वैल्यू है जो E की वैल्यू थी, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन मॉडुलस ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो E था वही है। 1 eV इज इक्वल टू E जूल। 1 eV इज इक्वल टू E जूल, इस तरह याद कर सकते हो। यहाँ पे E मतलब 1.6 10⁻19 जो होता है SI में वैल्यू जो। तो अगर ये x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है x1, तो ये x1 वोल्ट हो जाएगा। ये x2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है तो ये x2 वोल्ट हो जाएगा। ये x3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है तो ये x3 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल में बाई मॉडुलस, तो बाई वैल्यू तो सेम है, यूनिट अलग अलग है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है या वोल्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में और यहाँ पे वोल्ट ये फिक्स रखें, है ना, फिक्स रखें, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लो आप, फिक्स रखें, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये आयनाइजेशन पोटेंशियल वोल्ट में दोनों सेम वैल्यू होती है। ये अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसी की बोली जाती है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल 10 वोल्ट बोल दिया जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोली जाती है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल 25 वोल्ट बोल दिया जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट रिलेशन बताया, है ना। कैसे हम ये बोल रहे हैं ये फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी मैंने कंक्लूजन बताया है, तीनों टर्म में एक ब्रीफ डिफरेंस बताया है। वैसे मैं आपको एक काम की चीज बताऊं कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, तीनों को अगर आप एक ही चीज समझोगे, मोस्ट ऑफ पीपल थिंक कि ऑल थ्री आर सेम, ये भी गलत फहमी है लोगों को। तो इफ यू कंसीडर ऑल थ्री टू बी सेम, तो आपसे क्वेश्चन में गलती नहीं होती है। क्वेश्चन तो तब भी हो जाते हैं, बट डिफरेंस है तीनों में। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल में तो मैथमेटिकल क्या रिलेशन है, हमने अभी अभी डिस्कस किया। मैंने बोला आयनाइजेशन एंथैल्पी एट 0 केल्विन इज आयनाइजेशन एनर्जी। ये हम लोग आगे और भी रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बीच में, बट ब्रीफ ये हो गया। अब आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम एटम का आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं। आयन का आयनाइजेशन भी देख सकते हैं, आयन से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल का भी आयनाइजेशन देख सकते हैं। तो आयनाइजेशन प्रोसेस तो एटम, आयन, मॉलिक्यूल सबके लिए डिफाइंड है, लेकिन यहां पर जो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी में यूज करोगे वो एटम के लिए, बाय डिफॉल्ट एटम के लिए यूज करोगे। जब देखो सोडियम मेटल है तो वो तो सॉलिड स्टेट में है, एक एटम अलग से होगा, आइसोलेटेड होगा, तभी उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और तब आयनाइजेशन प्रोसेस को हम डिफाइन करेंगे। तो पहले एटम को क्या करना है, सोडियम मेटल को सॉलिड है तो सब्लिमेट करो ताकि वो गैसियस आइसोलेटेड एटम हो जाए। सोडियम एटम सब अलग अलग हो जाए। एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी लगी उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, पर एटम किस में होना चाहिए? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अगर एक एटम से निकालने में एनर्जी लगी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1 मोल ऑफ एटम से तो क्या हो जाएगी, एक एटम से जो आयनाइजेशन एनर्जी है 1 मोल ऑफ एटम की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो हम लोग पर मोल ऑफ एटम भी बोल सकते हैं। तो पहली चीज आयनाइजेशन एनर्जी, और बाद में हम इससे अपोजिट इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब आयनाइजेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन
लूज करने की प्रोसेस आयनाइजेशन, जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस होगी, जैसे Cl से Cl नेगेटिव बनना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों के दोनों टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइंड है। सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ये टर्म डिफाइंड ही नहीं है। तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव करना, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, मतलब इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू R इज इक्वल टू इन्फिनिटी। न्यूक्लियस से R डिस्टेंस पे ले जाओ और R की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। जैसे ही न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाएंगे तो मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन पे नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, दैट इज टेकन टू इन्फिनिटी, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड gaseous atoms। दो जगह मैंने अंडरलाइन की, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम और दूसरा मिनिमम अमाउंट। मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, गैसियस एटम है हाइड्रोजन, उसकी मैं एक्चुअल वैल्यू बता रहा हूं। उसमें इलेक्ट्रॉन को अगर इन्फिनिटी पे ले जाए हाइड्रोजन गैसियस एटम का, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दे दें तो भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। पर 13.6 से कम एनर्जी देंगे हाइड्रोजन एटम को तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो सकता। तो मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6। तो आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। जैसे मैंने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम को दी तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकल के इन्फिनिटी पे चला गया, मतलब आयोनाइज हो गया, मतलब आयोनाइज। आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला जाता है? हरदम ग्राउंड स्टेट से। कहां से निकाला जाता है? ग्राउंड स्टेट से बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। कहां से? जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन हम कहां से निकालेंगे? 281। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 3s1 वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है एम सेल में, वो हो गया आपका उसका वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल से 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन निकालें और इन्फिनिटी पे ले जाएं तो जितनी भी एनर्जी देनी पड़ेगी वो एक एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड होगी। तो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है तो 1s1 यानी कि के सेल में है, 1 सेल में है, उसको इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है, पर इन्फिनिटी में ले जाएंगे बस। उसके बाद अगर 14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हाइड्रोजन एटम को दे दी तो 13.6 तो ग्राउंड स्टेट से 1 के इज इक्वल टू के सेल से, यानी कि ऑर्बिट नंबर 1 से इन्फिनिटी तक ले जाने में लग गई, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अभी भी बच गई, क्योंकि जो एनर्जी प्रोवाइड की है वो हाइड्रोजन एटम को 14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 तो उसको रिमूव करने में लग गई, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी भी इलेक्ट्रॉन के पास है, वो उस काइनेटिक एनर्जी, उस एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। अगर आपने 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट में तो 13.6 तो खर्च हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, जो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, और 20.6 माइनस 13.6 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी स्टिल विद द इलेक्ट्रॉन बट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? वो 13.6, समझ गए हो। उससे ज्यादा देंगे तो भी रिमूव हो जाएगा पर इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा। हमें दौड़ाना नहीं है, बस बेयर मिनिमम उसको रिमूव करना है, तब जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो मिनिमम का मतलब आप लोग समझ गए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन यानी कि ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी, टेकन टू इन्फिनिटी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, from ground state of isolated gaseous atoms। by default एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी हम बोलेंगे। ये आइसोलेटेड गैसियस आयन के लिए भी हो सकता है, आइसोलेटेड गैसियस मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकता है। एक एटम को जो एनर्जी चाहिए वो एक एटम के हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। 1 मोल ऑफ एटम के होगा तो पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी वो
कितने भी एटम के लिए आप देख सकते हो। तो मिनिमम वर्ड का मतलब समझ गया। और सॉलिड लिक्विड में आयनाइजेशन प्रोसेस एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों डिफाइन नहीं है, सिर्फ गैसियस एटम के लिए ही डिफाइंड है, क्योंकि अलग अलग एटम होंगे तब तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सॉलिड स्टेट में तो बहुत सारे एटम हैं, तो कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? पहले तो एटम अलग से होना चाहिए, तो पहले हमें सब्लिमेट करना पड़ेगा। यस और नो? पहले सॉलिड एटम को या लिक्विड में जो भी है उसको सब्लिमेट या वेपराइज करके गैसियस स्टेट में ले जाना पड़ेगा, और तब हम आयनाइजेशन की बात करेंगे। जैसे आपकी ब्रोमीन लिक्विड है Br2, तो पहले हम क्या करेंगे आयनाइजेशन डिफाइन करने के लिए? ब्रोमीन तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, पहले हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को वेपर या गैसियस फेज में ले जाएंगे सबसे पहले तो। यस और नो? जितनी हीट या एंथैल्पी लगती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। अब क्या करेंगे, जो ब्रोमीन गैस है उसमें Br बॉन्ड है, उसको तोड़ेंगे तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br बॉन्ड, ये क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी कुछ भी बोल दीजिए फिलहाल, तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। तो 2 मोल Br गैसियस एटम बन गए। अब इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो अब आयनाइजेशन हुआ। अब क्या हुआ, जो एनर्जी लगी वो आयनाइजेशन एनर्जी है। अब जो तो पहले क्या करना पड़ेगा, गैसियस मॉलिक्यूल भी नहीं चलेगा, हमें तो एटम की बात करते हैं बाय डिफॉल्ट, तो गैसियस एटम में ले जाना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो अब ये 2 मोल ऑफ ब्रोमीन एटम है, 2 मोल ऑफ ब्रोमीन गैसियस आयन बने, तो ये क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी। तो 1 मोल के लिए हम डिफाइन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हम यहाँ पर मोल बोल रहे हैं, यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं पर मोल। तो 2 मोल ब्रोमीन गैस को आयनाइज करना है, 2 मोल ऑफ एटम को, तो 1 मोल की आयनाइजेशन एनर्जी IE है, तो 2 मोल की मल्टीप्लाइड बाय 2 आपको करना पड़ेगा। तो व्हाट आई मीन टू से, सॉलिड लिक्विड है तो उसको गैसियस फॉर्म में लेके आओ और तब आयनाइजेशन की बात करो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करो। सॉलिड लिक्विड स्टेट के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है। आयनाइजेशन कुछ भी नहीं है, ऑक्सीडेशन है, रेडॉक्स रिएक्शन में जो पढ़ा था। पर ऑक्सीडेशन तो सॉलिड लिक्विड गैस का, एटम आयन मॉलिक्यूल का सबके लिए डिफाइंड है, लेकिन आयनाइजेशन सिर्फ आइसोलेटेड गैसियस एटम आयन मॉलिक्यूल के लिए है। और कुछ भी नहीं बोला हो तो एटम के लिए लेके चलना है पूरे चैप्टर में आपको। यू पीपल अंडरस्टूड इट? तो दोस्तों आयनाइजेशन एनर्जी हम लोगों ने डिफाइन कर ली, और गैसियस आइटम होना चाहिए तभी हम। अब देखो पहली चीज, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन और I फॉर आयनाइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है। अब उसके अट्रैक्शन को ओवरकम करके निकाल के ले जाना इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी। इट इज ऑलवेज, आयनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑलवेज ionization is always endothermic process, always endothermic process, always endothermic process। तो पहला पॉइंट, आयनाइजेशन हरदम क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब आपको आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करेंगे, बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कोई एक एटम है A, गैसियस एटम होना चाहिए ऑब्वियसली, उससे आपने पहली इलेक्ट्रॉन निकाली, +1 बना, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको Q बोल देता हूं। जो एनर्जी देनी पड़ी वो Q है। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्टेंट साइड प्लस करके लिखते हैं, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट साइड प्लस करके लिख देंगे, और Q की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब हो रही है तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, तो इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ये पहला इलेक्ट्रॉन निकला A का। अब पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो यूनिपॉजिटिव आयन बना,
उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। A+1 का तो पहला ही इलेक्ट्रॉन निकला है, लेकिन एक का तो पहला इलेक्ट्रॉन से A+1 निकलने के बाद बन चुका, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो A+2 बना। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन A का निकलेगा तो A+2 से क्या बन जाएगा, A+3 और एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A। ये क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। A+1 का तो पहला ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A+1, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A, समझ गए होंगे। एक का दूसरा इलेक्ट्रॉन है तभी तो +2 आया, 0 से +2 दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो एक का तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकला तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी IE2, लेकिन A+1 से A+2 तो उसका तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला है, तो A+1 का पहला इलेक्ट्रॉन निकला है तो A+1 की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहली आयनाइजेशन एनर्जी। ये IE1, IE2 और IE3 तीनों बोल सकते हैं, समझने की कोशिश करना। A+2 का तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला है, +2 से +3 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकला है, तो IE1 क्या किसकी कहलाएगी, A+2 की। लेकिन A+1 से A+3 कब निकलेगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, +1 से +3 दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। तो A+1 का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसको क्या बोलूंगा मैं, A+1 का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन A से A+3 बना इस इक्वेशन में, तो एक का तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला है तभी तो 0 से +3 आ गया, A0 से A+3 तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A। ये क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A, ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A, ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A। आप लोग समझ गए होंगे कि किसी एक केमिकल स्पीशीज की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है तो किसी दूसरी केमिकल स्पीशीज की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, सेम चीज। तो कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी है ये डिपेंड करता है। कुछ भी नहीं बोला हो तो क्या लेके, जो मेरे सर्किल में है A1 की लेके, न्यूट्रल एटम की लेके चलनी है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम बाय डिफॉल्ट, है ना। डेफिनेशन में बुक्स में वो लिखी रहती है तो उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। हालांकि आयनाइजेशन आयन का हो रहा है इन दोनों में। तो किसी एटम आयन का पहला इलेक्ट्रॉन निकले तो उस एटम आयन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकले तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकले तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सो ऑन सो एज। पांचवा इलेक्ट्रॉन निकले तो IE5 यानी कि फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी। एक चीज हरदम तय है, IE1, IE2, IE3, ये आप हरदम पाओगे। ये IE1 है एक ही, ये IE2 है एक ही, ये IE3 है एक ही। इसमें जो एनर्जी है, IE1 को मैं Q1 बोल देता हूं, IE2 की वैल्यू Q2 है और IE3 की वैल्यू Q3 है। तो Q1 से बड़ा हरदम Q2 होगा और Q2 से बड़ा हरदम Q3 होगा। IE1, IE2 और IE3 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हरदम बढ़ती हुई वैल्यू होंगी, सब पॉजिटिव होंगी, सब बड़ी वैल्यू होंगी। विदाउट ए सिंगल exception to it, this is always true. Now what is the reason? Reason is effective nuclear charge successively increases. Effective nuclear charge successively increases. जैसे मैं यहां पर बात करूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +3। बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एल्यूमिनियम एटम से 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को अटेंड कर रहे हैं, तो Z/E इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/E, रफली बोल सकते हो। यहां पर 13 प्रोटॉन है लेकिन 12 इलेक्ट्रॉन है, और Al+3 में 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके, तो 13 में से 11 इलेक्ट्रॉन बचे, प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन 11 है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 13/11 बढ़ता जा रहा है, इसका सबसे ज्यादा है, इसका कम। तो 13 प्रोटॉन खींच रहे 13 इलेक्ट्रॉन को, तो निकाल लेंगे, कुछ एनर्जी तो लगेगी एंडोथर्मिक है। यहाँ पे 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़े हैं तो और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड तो ज्यादा होगी फर्स्ट से। अब यहाँ पे 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को तो और स्ट्रांगली पकड़ के रखे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालना
और ज्यादा मुश्किल तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बिंदास सभी के लिए बढ़ती चली जाएगी। ऑल एलिमेंट्स इट इंक्रीजेस, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये कंटिन्यूसली बढ़ेगी। रीजन क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। प्रोटॉन तो उतने हैं, इलेक्ट्रॉन कम है तो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद और कम इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो और स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, पहली इक्वेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम एटम को बताती है, सेकंड इक्वेशन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम एटम को बताती है, एंड थर्ड इक्वेशन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम एटम को बताती है। ओके ओके, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं। मैग्नीशियम गैसियस एटम से मैग्नीशियम +1 गैसियस एटम बना, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। मैग्नीशियम गैसियस एटम से मैग्नीशियम +2 डायरेक्टली बना और 2 इलेक्ट्रॉन का। जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो 2 आयनाइजेशन एनर्जी का समेशन होगा वो, यस और नो? एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो एक आयनाइजेशन एनर्जी, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो 4 आयनाइजेशन एनर्जी उसमें इन्वॉल्व है। इसके लिए जो वैल्यू है वो है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और इसके लिए जो वैल्यू है वो है 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी कि एक मैग्नीशियम एटम को Mg+1 तक ले जाने में 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है पर एटम, मतलब एक मैग्नीशियम एटम को Mg+2 तक ले जाने में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है। आपको बताना है जस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं विच इज आर करेक्ट अमंग द फॉलोइंग, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। थर्ड ऑप्शन, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एंड फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी of magnesium +1 is 150 electron volt per atom. Tell me which of following statements are correct. यहां पे अगर आप गौर से देखो तो इस इक्वेशन में 2 इक्वेशन छुपी हुई हैं। Mg से Mg+1 एक इलेक्ट्रॉन गया और Mg+1 से एक इलेक्ट्रॉन गया तो Mg+2 हो गई। इसको बोलूंगा आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ मैग्नीशियम, इसको बोलूंगा आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ये तो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दे रखी है, इसको मैं आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ मैग्नीशियम +1 भी बोल सकता हूं, and that is 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा आ जाएगा Mg से Mg+2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा IE1 ऑफ मैग्नीशियम प्लस IE2 ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज इक्वल टू 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जो कि दे रखा है। If you are able to think this way, that means you understood everything. मैग्नीशियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकला IE1 ऑफ मैग्नीशियम 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। Mg+1 से Mg+2 एक से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी तो मैग्नीशियम +1 का तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला, तो IE1 ऑफ मैग्नीशियम +1 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IE1 ऑफ मैग्नीशियम +1 इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
लेकिन मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम +2 से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, तो Ie2 किसकी है? मैग्नीशियम की है, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Ie2 ऑफ मैग्नीशियम 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज करेक्ट, ना कि 250। ये तो क्या हो गया? Ie1 ऑफ मैग्नीशियम प्लस Ie2 ऑफ मैग्नीशियम का समेशन 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होपफुली यू अंडरस्टूड। किसी एटम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, किसी आयन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, एटम की वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है। तो सभी केमिकल स्पीशीज का जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो रिस्पेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ, आयनाइजेशन एनर्जी फिफ्थ रिस्पेक्टिवली हम लोग बोलते रहेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है कि कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला तो कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। इनवेरिएबली सारी की सारी आयनाइजेशन एनर्जी आपकी पॉजिटिव है। आयनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एक आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी में आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आप इंटरचेंजेबली सेम लेकर चल सकते हो कैलकुलेशन के लिए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एन ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। मैंने क्या बोला कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एट T केल्विन और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी एट 0 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी एट 0 केल्विन इज आयनाइजेशन एनर्जी, एज सिंपल एज दैट। तो ये रिलेशन इन दोनों के बीच में, रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों के बीच में रिलेशन हम देख रहे हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर आता है हमारा, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, उससे एक रिलेशन ले लेता हूं मैं फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, उससे ये रिलेशन निकलेगा फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। किरचॉफ लॉ होता है, किरचॉफ लॉ थर्मोकेमिस्ट्री है, ये किरचॉफ लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फिजिक्स में भी किरचॉफ लॉ पढ़ते हो, पर ये किरचॉफ लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री है, ये थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री। ये क्या होता है कि डेल्टा H T2 एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन एट T2, एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन अगर T1 पे हो रही है, डिवाइड बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा R Cp। ये डेल्टा R Cp क्या है? Cp होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जो मैं रिलेशन बता रहा हूं, ये थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन यूज कर रहा हूं, आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि रिलेशन क्या होता है। सो टू सेट दैट inclusiveness, I am just explaining, otherwise it is not needed at this juncture. तो डेल्टा H T2 माइनस डेल्टा H T1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 इज डेल्टा R Cp, ये होती है आपकी। तो यहां पे Cp क्या हो जाएगा? A गैसियस, A पॉजिटिव गैसियस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी आप गैसियस एटम की तरह कंसीडर करें। Cp 5/2R होती है, R वही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Cp की वैल्यू 5/2R होती है तीनों के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? Cp ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा R, R मतलब रिएक्शन, यहाँ पे आयनाइजेशन को एक रिएक्शन की तरह कंसीडर करो, तो Cp ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा मतलब चेंज, Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट, इसकी 5/2R, इसकी 5/2R और इसकी 5/2R, तो 5/2R इसकी Cp हो गई, दूसरे की 5/2R और रिएक्टेंट की कितनी हो गई? एक ही है,
तो 5/2r, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया 5/2r आ गया। तो इसकी वैल्यू 5/2r है। अब मैं क्या करूं, T1 टेम्परेचर को तो 0 केल्विन ले लेता हूं और T2 को T ले लेता हूं 0 केल्विन। तो ये कितना आ गया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट T केल्विन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट 0 केल्विन प्लस 5/2r। ये रिलेशन है और ये क्या हो गया आपका 5/2RT आ गया, और ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T केल्विन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी 5/2RT। अगर मैं T को 0 केल्विन पुट कर दूं इधर, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर यह आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। तो हाउ वी डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी व्हेन टेम्परेचर इज 0 केल्विन। 0 पुट करते ही ये 0 हो गया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर हो जाएगी। तो हाउ वी डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी एट 0 केल्विन फ्रॉम किरचॉफ लॉ, किरचॉफ इक्वेशन से हम ये रिलेशन देखते हैं। ऐसा ही रिलेशन आप और भी देखोगे, यू विल सी सच रिलेशन फर्दर ऑनवर्ड्स। दोस्तों आयोनाइजेशन एनर्जी को आप लोगों ने डिफाइन किया, आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन देखा। फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में वैल्यू सक्सेसिवली फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की पर्टिकुलर एटम के लिए बढ़ती चली जाती है। आयोनाइजेशन हरदम एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी में न्यूमेरिकली इक्वल होता है अगर आयोनाइजेशन एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लो और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को वोल्ट में ले लो। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आपने देखी। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी और ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक रेडियस में जो फैक्टर थे वो इधर भी आने वाले हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव और जेड स्टार, कैसे भी डिनोट करो आप। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली अट्रैक्ट करके रखेगा, तो निकालना मुश्किल, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतनी ही ज्यादा ionization energy. Effective nuclear charge increases, then ionization energy also increases. Second factor is वही एटॉमिक रेडियस वाला, ये दोनों फैक्टर सब में आते रहेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शिल्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि हम सिग्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे जैसे सिग्मा बढ़ेगा, सिग्मा क्या होता है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। तो रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, तो कम एनर्जी खर्च करके निकल जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी जितना ज्यादा रिपल्सन होगा, जितना ज्यादा सिग्मा होगा। तो एज सिग्मा इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अगर ये फैक्टर इंक्रीज करेगा तो दूसरा फैक्टर एकदम डिक्रीज करेगी, दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं। ये नेट अट्रैक्शन है, ये रिपल्सन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन है, उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को काउंटर करते रहेंगे। नाउ थर्ड वाला फैक्टर, थर्ड फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड फैक्टर में दूसरा ले लेता हूं, फोर्थ फैक्टर में डिस्कस करूंगा फिर प्रॉपर्ली। थर्ड इज, थर्ड में इधर ले लेता हूं, पेनिट्रेशन पावर
पेनिट्रेशन पावर मतलब जितना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के न्यूक्लियस के नजदीक है, तो न्यूक्लियस स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, तो आयोनाइज करना उतना ही मुश्किल। जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास, जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उतना ही न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल। पेनिट्रेशन पावर की अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं NS, NP, ND, NF। तो पेनिट्रेशन पावर तो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी इसी ऑर्डर में हो जाएगी, पेनिट्रेशन पावर, आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज एज पेनिट्रेशन पावर इंक्रीजेस आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये नेट कंक्लूजन है, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ सकते हो, वेरी इजीली। फोर्थ फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम खूब इस्तेमाल करेंगे, ये तो चलते रहेंगे अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप, ये सब। अच्छा, फोर्थ दूसरा ले लेते हैं हम, फिर फिफ्थ इंपॉर्टेंट वाला ले लेंगे। फोर्थ, नंबर ऑफ सेल्स ऑर्बिट्स, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एज number of cells increases ionization energy decreases। नंबर ऑफ सेल्स तो न्यूक्लियस से दूर होगा तो न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्टेड है तो आसानी से निकाला जा सकता है, कम एनर्जी देकर निकाला जा सकता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो नंबर ऑफ सेल्स डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। सब ये हो गए चार। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ले रहा हूं, लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सब ज्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे खासकर अलोंग द पीरियड। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर is stability of electronic configuration। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। हाफ फील्ड क्या हो जाएगी, P3 हो जाएगा, D5 F7। हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड यानी कि S2 P3 D5 and F10। half filled and fully filled electronic configurations have extra stability in comparison of partially filled orbitals। half filled and fully filled substance जिसमें सारे हाफ फील्ड हैं, सारे फुली फील्ड हैं, उनमें सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो पार्शियली फील्ड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। D5 हाफ फील्ड है, D ऑर्बिटल, D सबसेल, वो D4 ज्यादा स्टेबल होगा, और D10 D9 से, D10 फुली फील्ड है तो D9 D8 से ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन आप लोग जानते हो, एक रीजन था एक्सचेंज एनर्जी और दूसरा था सेकेंड रीजन वाज सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल। तो बस यही है, इसको हम यूज करेंगे। दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी यूजफुल। जैसे मैं आपसे बात करूं NS2 and NS2NP1, S फुल्ली फील्ड है, यहां पर कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, P से निकालेंगे, यहां S से निकालेंगे। तो ये फुल्ली फील्ड है और ये P3 होता तो हाफ फील्ड होता, P6 होता तो फुल्ली फील्ड होता, ये तो पार्शियली फील्ड है। तो आयनाइजेशन एनर्जी रीजन
फर्स्ट पेनिट्रेशन पावर ऑर्डर इज ns का np से ज्यादा है, तो ns वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी। सेकंड, ns2 में s क्या है, फुल्ली फिल्ड है, ns2 में s क्या है, फुल्ली फिल्ड है। एक तो ये हो गया बहुत ही रिपीटेड रिलेशन, ये काम आएगा आपको। सेकंड, NH2NP3 और NH2NP4, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी NH2NP3 की NH2NP4 से ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NH2 तो दोनों बराबर हो गए, फुल्ली फिल्ड है S, तो यहाँ पे P हाफ फिल्ड है, यहाँ पर P पार्शियली फिल्ड है, तो NP3 हाफ फील्ड की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखेगा, हाफ फील्ड की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखेगा। और दूसरा P3 की अगर मैं बात करूं तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसी सिमेट्री की वजह से हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है उसकी। यहां पर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, बिकॉज ऑफ सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ गया, वो भी एक फैक्टर होता है, छोटा फैक्टर। तो इसके रीजन क्या है, रीजन किस चीज के, कि NH2NP3 ज्यादा क्यों है आयनाइजेशन एनर्जी NH2NP4 से। रीजन है फर्स्ट रीजन है हाफ फील्ड, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है ना, हाफ फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, और S भी फुल्ली फील्ड है। सेकंड रीजन है इधर हाफ फील्ड इन NH2NP3, सेकंड वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन NH2NP4 में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, तो रिपल्सन से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो अब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, स्टेबल नहीं है तो आसानी से निकाला जाएगा। बहुत ही खुश होगा, स्टेबल होगा तो मुश्किल से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए। तो ये दो रीजन है, ये ध्यान रखें, NH2NP1 से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखेगा, NH2NP3 NH2NP4 से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखेगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों खासकर आप ध्यान रखें। पूरी पीरियड नोबल गैस तो NH2NP6 होते हैं, नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड सबसे ज्यादा रहती है अपने में, आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट। अब मैं इसका एग्जांपल लूं तो बेरिलियम है, बोरॉन है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है और यहां पे एल्यूमिनियम है। बेरिलियम का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 2s2, यहां हीलियम के बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक, 2s2 2p1। मैग्नीशियम का 10 इलेक्ट्रॉन तो नियोन वाले आ गए, 3s2, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन तो नियोन वाले, 3s2 3p1। तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, दोनों की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखो, एटम है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो NH2 की ज्यादा होगी NH2NP1 से, समझ गए आप, NH2 की ज्यादा होगी NH2NP1 से, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी आपकी। अगर हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के नीचे उसी ग्रुप में फॉस्फोरस होता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है। बताओ नाइट्रोजन का क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन तो हीलियम के हो गए, 2s2 2p3 हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के, 2s2 2p4, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन नियन के हो गए, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p3, और सल्फर का कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन तो नियोन का हो गया, 3s2
3p4। बताओ NH2NP3 की NH2NP4 से ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये रहेगा, और यहाँ पर भी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये रहेगा आपका। तो ध्यान रखिए NH2 का NH2NP1 से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है और NH2NP3 का NH2NP4 से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी विल यूज टाइम एंड अगेन। ये बहुत ज्यादा है, तो सब लोग इस चीज को जस्ट कीप इन माइंड, रट लीजिए। NH2 का आयनाइजेशन एनर्जी NH2NP1 से ज्यादा होता है और NH2NP3 का NH2NP4 से ज्यादा होता है, राइट। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत बार आपको काम आएगी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं पीरियोडिक ट्रेंड की बात करूं, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, या पहले ही जानते हो, लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें अलोंग द पीरियड, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, यहां से यहां जाए तो ना, और टॉप टू बॉटम जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। इसका मतलब नीचे की तरफ एरो मतलब डिक्रीज बोल रहा हूं, और ऊपर की तरफ एरो मतलब इंक्रीजेस, यहां पे डिक्रीजेस। तो जनरली नीचे से ऊपर इंक्रीज हो जाएगी। तो एक ट्रेंड से मैं बोलूं इधर से इधर, इधर से इधर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इधर से इधर भी इंक्रीज हो रही है। तो यहां से यहां जाएं तो पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अप द ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे बढ़ेगी और फिर ऐसे बढ़ेगी, ऐसे ऐसे देख सकते हो। एटॉमिक रेडियस ऐसे और ऐसे थी, जस्ट इसका उल्टा। आयनाइजेशन एनर्जी का भी यही ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी यही ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी यही ट्रेंड है, बट एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड उल्टा था। चार पीरियोडिक प्रॉपर्टी का में तीन एक जैसा है, एटॉमिक रेडियस का उल्टा है। जनरल ट्रेंड की हम बात करेंगे, क्या है जनरल पीरियोडिक ट्रेंड, एक्सेप्शंस जरूर है, एक्सेप्शंस आर देयर। जनरल पीरियोडिक ट्रेंड ये है आपका, एक्सेप्शंस हम लोग बारी बारी देखेंगे। तो सब लोगों को एक चीज रट गई होगी कि NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। NH2 का आयनाइजेशन एनर्जी NH2NP1 से ज्यादा होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऐसा, और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 की आयनाइजेशन एनर्जी NH2NP4 से ज्यादा है। अब हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल्स लेते हैं हम। सबसे पहले लिथियम, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ले रहा हूं इंक्लूडिंग नोबल गैस, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसके नीचे अगर मैं जाऊं तो हाँ इसी का, तो इसी में क्वेश्चन ले लेता हूं, कंपेयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक ट्रेंड में, इधर से इधर आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है, तो यहाँ पे सबसे इधर कौन है, सीजियम, फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है, तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की होगी। एल्कली मेटल, मेटल्स की कमी होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मेटल्स तो दानवीर करण होते हैं, ये सब नो। अंगूठा भी मांग ले अगर गुरु, तो एकलव्य की तरह अंगूठा दे देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, बड़े दिलदार हैं मेटल्स। नॉन मेटल कंजूस, मक्खी चूस, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, देंगे नहीं भाई साहब। तो एल्कली मेटल सब ज्यादा मेटालिक करेक्टर रखते हैं, तो जिनके आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम उतना ही ज्यादा मेटालिक करेक्टर। एक छोटा सा H, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, मेटालिक करेक्टर increases, and non-metallic character decreases। तो बताओ यहां से यहां, एंड ऑल्सो
रेड्यूसिंग पावर, मेटल्स क्या होंगे, आयनाइज हो जाएंगे यानी कि ऑक्सीडाइज हो गए, आयनाइज हो गए मतलब ऑक्सीडाइज हो गए, आयनाइजेशन ऑक्सीडेशन में दोनों में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनाइज हो गए, खुद को ऑक्सीडाइज कर ली तो दूसरे के लिए क्या होंगे, अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट। जो कम आयनाइजेशन एनर्जी रखेंगे आसानी से आयनाइज हो जाएंगे तो दूसरे के लिए अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो रेड्यूसिंग पावर भी क्या होगा, कम आयनाइजेशन एनर्जी से बढ़ेगा। तो इधर से इधर हम अगर देखें तो देखो मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर उल्टा होगा, इधर से इंक्रीज होगा और इधर की तरफ, इधर से इधर डायगोनली देखें पीरियोडिक टेबल में तो मेटेलिक करेक्टर उधर से इधर बढ़ता है और इधर से उधर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। यानी कि इधर से इधर देखें तो मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो रहा है अगर हम डायगोनली देखें तो, नॉन मेटेलिक करेक्टर इससे उल्टा हो जाएगा। अगर मैं रेड्यूसिंग पावर की बात करूं तो रेड्यूसिंग पावर भी सेम इसी ट्रेंड में हो जाएगा, रेड्यूसिंग पावर सेम इसी ट्रेंड में हो जाएगा। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो वो उल्टा हो। तो जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम रेड्यूसिंग पावर, उतनी ही कम मेटेलिक करेक्टर, एंड वाइस वर्सा। दिस इज समथिंग यू नो। सेकेंड थिंग, पीरियोडिक ट्रेंड से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बताओ, इधर से इधर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो यहाँ पे टॉप पे कौन बैठा है, हीलियम, उसकी हाईएस्ट। यहां से यहां आयनाइजेशन एनर्जी घटती है तो यहां सीजियम है। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, हीलियम की है पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स में। और लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, सीजियम की है। लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की है। ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे ये चीजें। तो यहां से यहां सबसे कम, वहां सबसे ज्यादा, वहां हीलियम है पीरियोडिक टेबल में नियोन के ऊपर, और यहां सबसे नीचे रेडियो एक्टिव को छोड़ते हैं फ्रेंसियम को, तो सीजियम है लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी और उसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन। इधर से इधर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इधर से इधर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, इधर से इधर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, इधर से इधर रेड्यूसिंग पावर बढ़ती है अगर हम देखें तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हीलियम का होता है 1s2। तो 1s2 की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे खतरनाक होती है, और ये क्या है 6 पीरियड में, तो इसका 6s1 होगा, नोबल गैस एंड 6s1। तो जब ns1 होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, और हीलियम की आ जाए 1s, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 1s2 है। जब भी 1s2 आ जाए तो आप सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कर देना, क्योंकि हीलियम की सबसे ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा रोल है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखने में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बिग रोल टू प्ले। मैं बोलता हूं इनको फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंगली अरेंज करो। तो जनरल ट्रेंड क्या बोलता है, मैं लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा 2s2 हीलियम, ये हो जाएगा 2s1, ये हो जाएगा 2s2 हीलियम नोबल गैस, ये हीलियम 2s2 2p1 बोरॉन फैमिली है, 13 ग्रुप, ये 14 ग्रुप का है हीलियम 2s2 2p2। इसका क्या हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली 15वां ग्रुप 2s2 2p3, यहां पे 16वां ग्रुप 2s2 2p4, यहां पे हो जाएगा हीलियम 2s2 2p5 और हीलियम 2s2 2p6। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये। अब मैं बात करता हूं, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। पर ये आई और I2 किसके हैं, एटम के लेने हैं अपनी तरफ से, जो भी होगा तो एटम की आयनाइजेशन एनर्जी लेनी है। फिर यहां बेरिलियम +1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बोरॉन +1, कार्बन +1, नाइट्रोजन +1, ऑक्सीजन +1, फ्लोरीन +1,
नियोन +1। तो इसमें क्या हो जाएगा, हीलियम, बस यही हो गया। यानी कि क्या बच गया, बस ये था 1s2 2s1, तो यहां पे क्या बच गया, सिर्फ 1s2 बच गया। यहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ लिख लेता हूं मैं 2s1, हीलियम नहीं लिख रहा, 2s2 2p1, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 एंड 2s2 2p5। बताओ एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 और ns2 np1 तो आपको पता है किसके ज्यादा है, इसके ज्यादा है, अभी अभी देखा था आपने। और ns2 np3 और ns2 np4 में इसके ज्यादा है। ये दो तो स्पेशल केस थे, इलेक्ट्रॉनिक हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसके। 2s1 से 2s2 ज्यादा स्टेबल है, यहां से या जनरल पीरियोडिक ट्रेंड के अनुसार ऐसे बढ़ रही है। तो जनरल ट्रेंड क्या है, ये है, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में बढ़ती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहां पर और नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर इधर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होने की वजह से, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने की वजह से ऑर्डर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। दिस इज द ऑर्डर। तो ये आपका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मैं इसको सही मायने में बिल्कुल सही सीक्वेंस में लिखूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कहीं ग्रेटर कहीं स्मॉलर देन का साइन ना करके, तो ये तो आ गया 2s2 2p1 और ये आ गया आपका 2s2, ये आ गया 2s2 2p4, ऑक्सीजन इधर कर दीजिए और नाइट्रोजन इधर कर दीजिए 2s2 2p3। ये परफेक्ट ऑर्डर आ गया। अब आप अलोंग द पीरियड जब भी बात करें तो एक चीज ध्यान रखें, ये ns1 हो गया, ये ns2 np1 हो गया, ये ns2 हो गया, ये ns2 np2 हो गया, ये ns2 np4 हो गया, ये ns2 np3 हो गया, ns2 np5 हो गया, ns2 np6 हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान रख लें, हरदम इसी को ही फॉलो करें। ns1, फिर बस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं मैं, ns2 np1, फिर ns2, फिर ns2 np2, फिर ns2 np4, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ns2 np3, फिर हो गया ns2 np5 और लास्ट में हो गया ns2 np6। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये आप याद करके रखें। इसमें बस ये वाला आप पहले देख चुके हो और ये वाला सीक्वेंस भी आप पहले देख चुके हो। इस सीक्वेंस को आप याद करके रखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलोंग द पीरियड में ये बहुत बार आएगा, अलोंग द पीरियड में बहुत बार आएगा, इट विल अपीयर मैनी अ टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका। लेकिन अगर 1s2 आ जाए तो नंबर 1 पे, 1s2 आ जाए तो सबसे ज्यादा हीलियम वाली आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 पे, है ना। 1s2 आ जाए तो नंबर 1 पे, तो ये 1s2 नहीं है, दिस इज नॉट 1s2, वो तो नंबर 1 पे हो जाएगा। बाकी 2 3 4 n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये रट के रखें सब के सब लोग, अलोंग द पीरियड जब भी कंपेयर करना हो यूज दिस। ठीक है ना, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ये मैंने एस और पी ब्लॉक लिखे, डी ब्लॉक यहां पर नहीं लिखा। तो लिथियम बेरिलियम, तो ये ऑर्डर ये हो गया इसका। ठीक है, अब मैं बात करूं इधर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो क्या हो गया IE1 का ऑर्डर। IE2 का ऑर्डर अगर मैं देखूं तो हम लोग यही फॉलो करेंगे। बताओ, ये तो हीलियम है तो नंबर 1 हो गया, छोड़ दो।
यहां बात करता हूं NH1 और NH2 में किसकी ज्यादा होगी, NH, अब NH2 और NH2 NP1 में किसकी ज्यादा, ये पर इसकी ज्यादा होगी, फिर इसकी ज्यादा होगी NP1 से NP2 की, NP3 की ज्यादा होगी, लेकिन NP4 से ज्यादा होगी NP5 की। यही ऑर्डर हमने किया है। यहां पर आपका चेंज मिला और यहां पर आपका चेंज मिला, क्योंकि वो NH2 NP3 का NH2 NP4 से ज्यादा होता है, या NH2 का NH2 NP1 से ज्यादा होता है, पर NH2 का मतलब 1s2 हीलियम वाला नहीं, वो तो नंबर 1 पे हो जाएगा, ये तो नंबर 1 पे है आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर दो, आप पोजीशन एक्सचेंज कर दो तो यहां पे आ जाएगा कार्बन +1 उल्टा कर दो, और यहां बोरॉन +1 2s2 2s2 2p1, तो ऑर्डर सही हो गया। यहां पे फ्लोरीन और यहां पे ऑक्सीजन 2s2 2p4 2s2 2p3 ये आ गया। लेकिन सबसे पहले क्या आ जाएगा, लिथियम +1 आ जाएगा, वो तो नंबर 1 पे रहेगा, लिथियम +1 नंबर 1 पे रहेगा। तो ये क्या होगी, IE2 तो एटम की हो गई, लिथियम बेरिलियम बोरोन एटम की, और IE1 आयन की हो गई, ये सब आयन है, उन्हीं का ऑर्डर हो गया ये सब। ये सुनो, लिथियम इज एट नंबर 1 क्योंकि वो हीलियम वाला आ गया 1s2। तो ये आप ध्यान रखें बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग द पीरियड। जब भी आप बात करो तो अलोंग द पीरियड जब भी आप बात करो तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। For representative elements plus inert gas, अगर मैं बात करूं तो सेकेंड पीरियड हो गया लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। थर्ड पीरियड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। ये बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम जाएं, इधर तो डी ब्लॉक के होते नहीं है, फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड डी ब्लॉक होते हैं, पर मैं लगातार फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। हीलियम तो ऊपर है। ठीक है, ये आपके पीरियड नंबर हो गए। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, इनका NS2 है, इसका NS2 NP1 है। डी ब्लॉक मैंने बीच में गायब कर दिया क्योंकि मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नोबल गैस का देख रहा हूं, SNP ब्लॉक का देख रहा हूं बस, S ब्लॉक NP ब्लॉक होंगे। ये NS2 NP2, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3, इसका NS2 NP4, इसका NS2 NP5 और इसका NS2 NP6। ए कहां पर चेंज हो रहा था, इधर, और एक कहां पर चेंज हो रहा था, P3 और P4 में। ये हमने देखा था, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बोला था मैंने इस पॉइंट को, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका इससे ज्यादा है, ठीक है, इसका इससे ज्यादा है, तो यहां पर हमें एक्सचेंज मारना पड़ेगा, यहां पर हमें एक्सचेंज मारना पड़ेगा।
फोर्थ पीरियड में भी हमें एक्सचेंज मारना पड़ता है, और सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड सब जगह हमें एक्सचेंज मारना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सचेंज मारना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज नहीं मारना और यहाँ पर भी एक्सचेंज नहीं मारना। रीजन भी यहाँ पे तो फिर वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह और डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, इधर डी और एफ वाले इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 4 और 5 में डी ब्लॉक के एफ वाले, उनसे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का वीक शील्डिंग इफेक्ट से ट्रेंड डिफर हो जाता है आगे वाले पीरियड में, फोर्थ ऑनवर्ड्स चेंज हो जाता है। बट ये फाइनली आपको ध्यान रखना है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों पीरियड के लिए बिल्कुल उसी तरह आपका रहेगा सीक्वेंस। जनरल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में बढ़े आयनाइजेशन एनर्जी। जनरल ट्रेंड इज दिस। लेकिन यहां पे क्या होगा, उल्टा। पहले 3 पीरियड में, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में सेम ट्रेंड है जो अभी हमने देखा था। अब यहां पे डी और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन आने लग जाते हैं, तो यहां पे तो यही रहेगा। यहां पर ये आपको चेंज करना है, और यहां पर लेड और बिस्मथ में आपको चेंज करना है, ना कि बिस्मथ और पोलोनियम में है। तो ट्रेंड इज दिस। तो ये फाइनली ये दोनों तो थोड़े अलग हो गए। जस्ट रिमेंबर दिस, इन सब का रीजन इज सेम, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर तो डी और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उनसे ट्रेंड थोड़ा डिफर कर रहा है। बाकी इन तीनों पीरियड का तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड का तो सेम वही ns2 np1 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला है आपका। ये हो गया अलोंग द पीरियड। क्या हो गया, अलोंग पीरियड। अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखा है हमने। अब डाउन द ग्रुप बात करें हम, तो डाउन द ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में 2 जगह एक्सेप्शन है आयनाइजेशन एनर्जी में, एक बोरॉन फैमिली में और दूसरा कार्बन फैमिली में। डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करूं तो दीज आर जनरल ट्रेंड से एक्सेप्शन है, सारे बॉक्स वाले दीज आर एक्सेप्शन ऑफ जनरल ट्रेंड। मैं एक्सेप्शन ले रहा हूं, एक्सेप्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एक्सेप्शंस याद करने होते हैं, लॉजिक हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, व्हाई एक्सेप्शंस आर देयर, यस और नो, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पेनिट्रेशन पावर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन इन np4, सब रीजन आप जानते हो ऑलरेडी। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में आयनाइजेशन एनर्जी का अलोंग द पीरियड वाले एक्सेप्शन तो हम कवर चुके। डाउन द ग्रुप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। सब में डाउन द ग्रुप, अप द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो इधर भी बढ़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ionization energy is increases of the group ओके। अब डाउन द ग्रुप की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो डाउन द ग्रुप में एक तो बोरॉन फैमिली और एक कार्बन फैमिली, 2 में एक्सेप्शन है। बाकी अब द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी जनरल ट्रेंड से बढ़ती है। अब द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ये जनरल ट्रेंड हो गया। डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही थी नंबर ऑफ सेल्स की वजह से, अब द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, साइज छोटा हो रहा है इसलिए। स्मॉलर द साइज हायर द आयनाइजेशन एनर्जी। अब द ग्रुप साइज घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से साइज घटता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है।
साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटती है। अब इनमें क्या है, हम जानते हैं इन दोनों का साइज क्या है, नियरली सेम है। यहां पे डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन आने लग जाते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इन दोनों की नियरली सेम है साइज की तरह, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो नियरली सेम, पर थोड़ी सी गैलियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। थोड़ा सा गैलियम का एल्यूमिनियम से साइज भी छोटा होता है, हमने देखा था, पर अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है ये क्वेश्चन में। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले बोरॉन फैमिली, तो जनरल ट्रेंड क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, आयनाइजेशन एनर्जी, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर क्या है, एक्चुअल ऑर्डर क्या है कि ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है, ये 4 पे है और ये 5 पे आयनाइजेशन एनर्जी में। क्यों, क्योंकि इसका क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन भी आ गए वीक शिल्टिंग वाले और एफ के भी आ गए, 6th पीरियड है ये, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी हो चुका और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल 4th पीरियड ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों की वीक शिल्टिंग इफेक्ट है। एल्यूमिनियम से गैलियम में क्यों चक्कर है, इसका क्यों ज्यादा है गैलियम का, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडाइड इफेक्ट आ गया, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया। तो वही डी और एफ की वीक शिल्टिंग इफेक्ट का गेम चल रहा है इधर। तो जो एक्चुअल ऑर्डर है वो लिख देता हूं। इसके बाद दूसरे नंबर पे थैलियम हो गया, तीसरे नंबर पे आपका कौन हो गया, इंडियम हो गया, चौथे नंबर पे क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लेकिन ये क्या है ऑलमोस्ट बराबर लेकिन थोड़ा सा ज्यादा, और लास्ट में क्या हो गया, दिस इज गैलियम, और ये क्या हो गया, इंडियम हो गया इन एट दिस इज 3rd, 4th एंड 5th पोजीशन। तो इसको आप जरा याद करके रखें अलोंग द पीरियड को। अब डाउन द ग्रुप जरा याद करके रखें। बोरोन का पहले भी ज्यादा था, एक्सपेक्टेड में भी हाईएस्ट है, लेकिन थैलियम का लास्ट था, 2nd नंबर पे आ गया। तो गैलियम और इंडियम का अब्रेशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ स्कैंडाइड और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। और थैलियम का क्यों हुआ, थैलियम की इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है 6th पीरियड में। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, तो इतनी आगे आ गई 2nd नंबर पे। अब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, 2 एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये एक्सपेक्टेड है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। दिस इज एक्सपेक्टेड आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। अब ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है आयनाइजेशन एनर्जी का, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक्सेप्शन आता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जनरल ट्रेंड का से एक्सेप्शन है। इधर जनरल ट्रेंड तो ये है जो मैंने लिखा है, एक्चुअल में एक्सपेक्टेड, उधर एक्चुअल लिखा था मैंने, तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, अब एक्चुअल लिख रहा हूं, एक्चुअल ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर क्या हो जाएगा, टिन और लेड की पोजीशन प्यार से चेंज कर दो, बस हो गया आपका। टिन और लेड की रीजन इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, टिन में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी छोटे साइज की वजह से बढ़ जाती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा और साइज भी नहीं बढ़ पाया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से, तो आयनाइजेशन एनर्जी मोर देन एक्सपेक्टेड है। तो ये हो गया आपका एक्चुअल ऑर्डर। तो डाउन द ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में 2 एक्सेप्शन है। अलोंग द ग्रुप आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के उधर और बेरिलियम और बोरोन के इधर, आप 2nd, 3rd और 4th पीरियड तीनों में तो जस्ट अपोजिट कर देंगे। अब अगर मैं बात करूं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की, रेडियस की बात करूं, तो मैंने बोला था कि जनरल ट्रेंड रेडियस का, रेडियस क्या होगा, रेडियस अलोंग द पीरियड क्या होती है, डिक्रीज। तो यहां रेडियस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, वहां से यहां जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होगी, यहां से वहां डिक्रीज होगी।
रेडियस इधर से इधर क्या होती है, डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होती है, इंक्रीज, रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एसओपी ब्लॉक में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहां पर अगर हम बात करें तो इनका आसपास रहता है रेडियस, बिस्मथ एंड पोलोनियम का आसपास होता है, बाकी जनरल ट्रेंड को फॉलो करते हैं एसओपी ब्लॉक के। एज फार एज रेडियस इज देयर, ये रेडियस का ट्रेंड में यहाँ पर एक्सेप्शंस आपको नहीं दिखेंगे। जनरल ट्रेंड को एसओपी ब्लॉक के नोबल गैस के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एसओपी ब्लॉक के एलिमेंट्स ओबे करते हैं। डी ब्लॉक में तो आपने खूब देखा था एक्सेप्शन, है ना, डी ब्लॉक में आपने खूब देखा था। यहां पर लगभग बराबर है, आप लोग जानते हैं, तो थोड़ा बहुत है, पर जनरल ट्रेंड को हम लोग फॉलो करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एटॉमिक रेडियस में। आयनाइजेशन एनर्जी में यहां खूब सारे एक्सेप्शन थे, आयनाइजेशन एनर्जी में यहां खूब सारे एक्सेप्शन थे, आपने देखे। अलोंग द पीरियड हमने देखे बहुत सारे एक्सेप्शंस, डाउन द ग्रुप देखे। अब जिस तरीके से मैंने आपके सामने एक्सेप्शंस पेश किए हैं वो एक्सेप्शन याद करना बहुत आसान है आपके लिए। दो बॉक्स बना लिए, पेज चेंज कर दी बस, या साइन उल्टा कर दिया, दैट्स ऑल, तो आपको परफेक्ट ऑर्डर आ गया आयनाइजेशन एनर्जी का। तो अलोंग द पीरियड बहुत आसान हो गया। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वही हम इंफॉर्मेशन बार बार यूज कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चन कर लेता हूं अभी। सबसे पहले मैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं और यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी मैट्रिक्स मैच करना है आपको, ए बी सी डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। यहां पर हो गया पी क्यू आर एस, ये किलो जूल पर मोल में है। 5000, 1500, 1400 एंड 1200 किलो जूल पर मोल। ये आपका NH2 है, NH2 NP1 है, NH2 NP3 है और NH2 NP6 है। बताओ सब ज्यादा किसका होता है, NH2 NP6 का, फिर NH2 NP5 का, फिर NH2 NP3 का। तो इसमें दूसरे नंबर पे ये हो गया। NH2 और NH2 NP1 में सबसे ज्यादा किसका है, NH2 का होता है, बस हीलियम नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे इसका हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। तो बताओ फर्स्ट नंबर पे इसका है तो डी का मैचिंग पी के साथ 5000 किलो जूल पर मोल सबसे बड़ी है। सेकंड नंबर पे इसका तो दिस इज सी का मैचिंग क्यू के साथ हो गया। थर्ड नंबर पे ए एंड बी एंड डी सबसे लोवेस्ट हो गया। फोर्थ नंबर पे दिस इज यू कैन मैच। वही आपने जो ऑर्डर याद किया था वही ऑर्डर का इस्तेमाल मैट्रिक्स मैच में मैंने करवाया है, वही मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं टाइम एंड अगेन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग याद करके रखें उस ऑर्डर को, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी का कि बेरिलियम और बोरॉन arrange beryllium and boron as per first ionization energy, second ionization energy, third ionization energy। ये फर्स्ट सेकंड शर्त इसकी एटम की है, बेरिलियम बोरॉन, आयन की नहीं है, अपनी तरफ से नहीं समझना। तो बेरिलियम बोरॉन, बेरिलियम +1 सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। बताओ ये क्या है, बेरिलियम 2s2 2s2 2p1, ठीक है। ये 2s1 2s2, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो ये क्या है, हीलियम। यहां पर भी हीलियम आ जाएगा। यहां पे क्या आ गया, या 1s2 2s2, यहां पे क्या आ जाएगा 1s2 2s1, यहां पे क्या आ जाएगा 1s2 या फिर हीलियम, और यहां पे क्या आ जाएगा हीलियम और 2s1। बताओ NH2 और NH2 NP1 में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई, NH2 की।
NS1 और NS2 में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई? NS2 की। हीलियम की तो ज्यादा है ही है बिंदास। तो ये क्या हो गई? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी? एटम की, तो यूनिपॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी? एटम की। सारी आयनाइजेशन एनर्जी एटम की है, आयन वाली कोई नहीं है, तो हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी कि +2 से निकालेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन। nth इलेक्ट्रॉन किस में निकालेंगे? जब चार्ज n-1 होगा। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन किस में निकालेंगे? जब चार्ज +2 होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को अरेंज करो एज पर I1, I2 एंड I3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहां पे नाइट्रोजन +1, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का क्या हो गया? 2s2 2p3, इसका 2s2 2p4, 2s2 2p3, 2s2 2p2। नाइट्रोजन +2 और ऑक्सीजन +2, यहां पे 2s2 2p1, यहां पे क्या हो जाएगा? 2s2 2p2। बताओ 2s2 2p3 एंड 2s2 2p4 में किसका ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी? 2s2 2p3 का। 2s2 2p और 2s2 2p3 में किसका ज्यादा होता है? 2p3 का ज्यादा होता है। NS2 NP1 और NS2 NP2 में किसका ज्यादा होता है? तो फर्स्ट में ऑर्डर क्या हो गया? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। फर्स्ट में ऑर्डर ये हो गया, और सेकंड और थर्ड के लिए ऑर्डर ये हो गया I1, I2, I3। बेरिलियम बोरोन में क्या था? बेरिलियम बोरोन और बेरिलियम बोरोन में ऑर्डर ये था पहले। ये सोचो, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का गेम है और कुछ नहीं है। तो अरेंज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एज पर I1, I2 एंड I3। कुछ भी नहीं बोला है तो एटम्स की लेंगे, I1, I2, I3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन की भी बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फ्लोरीन +1, फ्लोरीन +2, कार्बन +1, कार्बन +2, क्या हो जाएगा? हीलियम, 2s2 2p2, हीलियम 2s2 2p1, हीलियम 2s2। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम 2s2 2p3 2p5, हीलियम 2s2 2p4, हीलियम 2s2 2p3। हाँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का I2 और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का I3 के हिसाब से अरेंज करेंगे। सबसे पहले बताओ क्या ऑर्डर है? NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5। सब ज्यादा फ्लोरीन का है नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे NP3 होता है, तीसरे नंबर पे NP4 होता है, चौथे नंबर पे क्या हो गया? बस नाइट्रोजन ऑक्सीजन की पोजीशन एक्सचेंज करनी है। तो क्या हो गया? इधर नाइट्रोजन ऑक्सीजन की पोजीशन एक्सचेंज कर दो, आयनाइजेशन एनर्जी ये हो गई। फर्स्ट तो हो गया आपका। बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो +1 वाले से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन एटम का। NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3 एंड NS2 NP4। इस बार नंबर 1 पे क्या है? NS2 NP3 नंबर 1 पे होता है, NS2 NP4 नंबर 2 पे होता है आयनाइजेशन एनर्जी, NS2 NP, ठीक है। कार्बन सबसे कम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, यहां पे पोजीशन चेंज हो गई।
1 2 3 4 हो जाएगी इधर से उधर। मैं बात करूं नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE3, तो +2 से अब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन। ये NS2 है, ये NS2NP1 है, तो यहाँ पे तो इसकी ज्यादा रहेगी NS2NP2 और NS2NP3। सब ज्यादा किसकी रहेगी? NS2NP3 की रहेगी। फिर दूसरे नंबर पे इसकी रहेगी NS2 की, तीसरे नंबर पे NS2NP1 चौथे नंबर पे। तो ये नाइट्रोजन कार्बन चेंज हो गया बस IE3 के लिए, रेस्ट इज सेम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर आपको ध्यान है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। अरेंज A B C। A क्या है आपका? A का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियोन 3s2 3p1। B का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियोन 3s2 3p5। एंड C का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गोन 4s1। एक्चुअल में ये है आपका एल्यूमिनियम, एक्चुअल में B है आपका क्लोरीन, और एक्चुअल में C है आपका, C इज योर पोटासियम। देखो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहचान सकते हो। आर्गोन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, एक 4s1 का 19 मतलब पोटासियम हो गया। नियोन मतलब 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के। एटम है न्यूट्रल एटम, 10 इलेक्ट्रॉन नियोन के और 2 और 1 3 वैलेंस शेल के, तो 13। P1 P5 4s1 ये s ब्लॉक का है, P5 और P1 लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है तो P ब्लॉक के हैं। अरेंज एज पर IE1 IE2 IE3 IE4, इनके हिसाब से आपको अरेंज करना है। दिस इज योर क्वेश्चन, आप सब लोग ट्राई करें। आंसर आपको खुद पता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान है ना। सबसे पहले NS1, फिर NS2NP1 की आयनाइजेशन एनर्जी, फिर NS2 की, फिर NS2NP2 की, फिर NS2NP4, फिर NS2NP3, फिर NS2NP5 और लास्ट में सब ज्यादा NS2NP6 नोबल गैस का। इस तरह आयनाइजेशन एनर्जी आपको ध्यान है तो आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो वैसे ही देख सकते हैं, ये मेटल है, ये सब ज्यादा मेटलिक है इस ब्लॉक का, ये बी ब्लॉक का मेटल है, क्लोरीन है, तो सब ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बी की होगी। नॉन मेटल है, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सी की होगी और एक ही आयनाइजेशन एनर्जी बीच में होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी IE1 का तो यही ऑर्डर आ गया। डायरेक्टली मेटल नॉन मेटल से देख के बता सकते हो। बाकी इसके बाद आप देख लो, वही सेम ऑर्डर यूज करना पड़ेगा। आंसर आप खुद देख सकते हो, करेक्ट है, रॉन्ग है, जस्ट उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऑर्डर को फॉलो करना है, नथिंग एल्स। तो दोस्तों हम आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो आयनाइजेशन एनर्जी, डी ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी के जो एक्सेप्शन है वो, और एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कई आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी होंगी, आपको पूछा होगा कि भाई कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, वो सब आपसे पूछा जाएगा। तो इस चीज का एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड सीक्वेंस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी भी हम लोग देखने वाले हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में तो एक्सेप्शन देख चुके हैं हम, अलोंग द पीरियड देख चुके हैं, और डाउन द ग्रुप बोरॉन और कार्बन फैमिली में टिन लेड की पोजीशन और बोरॉन में, फिर थैलियम सेकेंड नंबर पे आ गया, गैलियम इंडियम की पोजीशन चेंज होगी, यस और नो, एल्यूमिनियम गैलियम की पोजीशन चेंज हो गई, तो गैलियम थर्ड नंबर पे हो गया, एल्यूमिनियम फोर्थ में, और इंडियम आपका लास्ट में आयनाइजेशन एनर्जी में आ गया। ये जरा आप याद करके रखें, दो डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड तो बहुत आसान है। सेकेंड थर्ड और फोर्थ पीरियड में NS2NP1 से NS2 को ज्यादा कर दो आयनाइजेशन एनर्जी, और NS2NP3 को ज्यादा कर दो NS2NP4 से। सेकेंड थर्ड और फोर्थ पीरियड में तो आपको आसानी से जिस तरह मैंने बताया उस तरह याद। डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस हमें और देखने हैं आयनाइजेशन एनर्जी के, दैट्स ऑल। और कुछ बचा नहीं आयनाइजेशन एनर्जी में। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी
कि कई आयनाइजेशन एनर्जी, किस तरह की आयनाइजेशन एनर्जी होंगी। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेंगी I1 I2, पर कब सडन जंप होगा, जैसे ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा NH2 NP6 या हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना भारत नहीं महाभारत है, बहुत मुश्किल है। तो सडनली एनर्जी जंप होगी, सडनली एनर्जी जंप होगी। इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। जैसे बोरॉन फैमिली क्या होती है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद NH2 NP1, NP1 का पहला इलेक्ट्रॉन निकला, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर फर्स्ट से सेकंड NH2 से निकल रहा है फुली फिट से, तो फर्स्ट से सेकंड में ढंका सा जंप होगा। थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड बढ़ती तो सब में ही जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी, पर फर्स्ट से सेकंड थोड़ा ज्यादा जंप होगा, सेकंड से थर्ड बढ़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो NH2 और NP1 से 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके। इसके बाद तो क्या आ गया, जैसे एल्यूमिनियम ले लें तो नियोन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, नियोन 3s2 3p1, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पहले के बाद दूसरे में थोड़ा जंप हुआ, दूसरे के बाद फिर तीसरे में बढ़ी आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरे के बाद चौथी में गजब का जंप आएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि 3s2 3p1 के 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब नियोन से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। तो जैसे ही नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आपके आयनाइजेशन एनर्जी में सडन जंप होगा। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलते, तीसरा से चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला तो महाभारत हो गया। मतलब बोरॉन फैमिली से बिलोंग करता है नोबल गैस, फिर NH2 NP1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तुरंत हम पहचान जाएंगे बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम में से कोई है। इस तरह बोरॉन फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है। इस तरह अगर मैं आपको बोलूं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसको मैं डिस्कस ही कर लेता हूं। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट तो एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को देखकर हम ग्रुप बता सकते हैं। इसका क्या है, नोबल गैस और फिर NH1, इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, फिर NH2। बोरॉन फैमिली का क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, और क्या हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दिस। तो इनका आउटर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा, नोबल गैस NH2 NP1 ग्रुप नंबर 13 हो गया, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ठीक है। और उसके बाद नोबल गैस है, इनको हम हेलोजन बोलते हैं, इस ग्रुप को हम चैल्कोजेन बोलते हैं, और इस ग्रुप को हम निकोजन बोलते हैं। इसको एल्कली मेटल, इसको एल्काइन अर्थ मेटल, लेकिन बेरिलियम एल्काइन अर्थ मेटल नहीं है, मेटल जरूर है। नाइट्रोजन फैमिली को N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर निको, P साइलेंट है, निकोजन या निक्टोजन भी बोलते हैं। इसको चैल्कोजेंस, ठीक है, और उसको हेलोजन, ठीक है। चैल्कोजेंस मतलब ओर फॉर्मिंग, बहुत सारे ऑक्साइड, सल्फाइड, ये सब ओर्स रहते हैं, गैलेना, लेड, PbS, है ना। तो इस तरह बहुत सारे और होते हैं, सल्फाइड, ऑक्साइड, बहुत सारे और होते हैं, इसलिए और फॉर्मिंग। चैल्कोजेन मतलब और फॉर्मिंग और मिनरल्स। हेलोजेंस मतलब सोल्ट फॉर्मिंग, क्लोराइड, ब्रोमाइड, बहुत सारे सोल्ट होते हैं, राइट्स, यस और नो। निकोजेंस ये अलग अलग नाम है। और लास्ट को इनर्ट गैस, नोबल गैस, रेयर गैस, वो सब बोलते हैं, हीलियम, नियॉन को एल्कली मेटल, एल्काइन अर्थ मेटल, ये सब इन ग्रुप के कुछ स्पेसिफिक नाम है, ये आपको पता है वैसे ही। तो देखो फर्स्ट टाइम इस ग्रुप के लिए क्या हो जाएगी, ग्रुप नंबर 1 और ये ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या हो जाएगी, ग्रुप नंबर 1 के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से तो NH1 निकल गया, फिर क्या आ गया, नोबल गैस। अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सडनली बढ़ जाएगी। सक्सेस आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, पर फर्स्ट से सेकंड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो तुरंत हम समझ जाएंगे वो एल्कली मेटल है।
इसकी बात करते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, वो तो सभी की ज्यादा होती है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो तीसरा तो नोबल गैस से निकलेगा, बाप रे बाप, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सडनली बढ़ेगी। तो फर्स्ट से सेकंड बढ़े, सेकंड से सडनली थर्ड बढ़ जाए, तुरंत समझ जाएंगे वो अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप का मेटल है। इसके क्या बनाते हैं, डाई हैलाइड बनाते हैं, CaCl2 2 क्लोराइड आए, MgCl2 डाई हैलाइड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, मोनोहेलाइड, +1 चार्ज होता है, +2 तो डाई हैलाइड बनाएंगे, +1 तो LiCl लिथियम क्लोराइड, 1 क्लोरीन, NaCl में 1 क्लोरीन 1 क्लोराइड, तो ये मोनोहेलाइड बनाते हैं, डाई हैलाइड, दोनों ही एक्टिव मेटल है, सब बहुत तगड़े मेटल है इस ब्लॉक के मेटल्स। यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पक्का बढ़ेगी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पक्का बढ़ेगी, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी पक्का बढ़ेगी। NS1 से NS2 ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा तो NS2 फुल्ली फिल्ड से निकलेगा, अच्छी खासी बढ़ेगी ना, थोड़ी ढंग की बढ़ेगी। सेकंड से थर्ड बढ़ेगी, 3 निकलने के बाद तो ये नोबल गैस आ गया, और थर्ड से फोर्थ तो बहुत भयंकर बढ़ने वाली है, थर्ड से फोर्थ तो बहुत गजब का इंक्रीज होगा। तो पहली 3 आयनाइजेशन, चौथी एकदम सडन वैल्यू बढ़ जाए तो हम बोलेंगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इस तरह कोई एलिमेंट है ग्रुप नंबर 13 का। ग्रुप नंबर 14 की पहचान कैसे करेंगे हम लोग इजीली, कैसे, NS2 NP2 है ये नोबल गैस के बाद, और इधर हो जाएगा नोबल गैस के बाद NS2 NP3, इधर हो जाएगा NS2 NP4, और इधर हो जाएगा नोबल गैस के बाद NS2 NP5। तो यहां देखो फर्स्ट सेकंड निकल जाएगी, IE1 IE2 IE3 IE4 IE5। NP1 से 2 निकल गए, IE1 IE2, फिर NS2 फुल्ली फिल्ड आ गया तो फिर थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, IE4 तक हो गया NS2 NP2 के। उसके बाद नोबल गैस, अब तो बेटा खतरनाक, बहुत ही सडन जंप होगा एकदम, चौथी आयनाइजेशन एनर्जी तक बढ़े और 5वीं में गजब का बढ़ जाए, तो मतलब वो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है एलिमेंट। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, व्हाट इज फॉर दिस, IE1 IE2 IE3 IE4 IE5 एंड IE6 सब बढ़ेंगे थोड़े ज्यादा, लेकिन IE6 में तो गजब का चेंज आएगा। IE6 में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, छठा तो नोबल गैस से निकलेगा खतरनाक, तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 5वें में थोड़े ज्यादा क्योंकि NS की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, 4 से 5 थोड़ा ज्यादा जंप होगा, लेकिन 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 7वीं आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी खतरनाक होगी इधर, और इधर 8वीं आयनाइजेशन एनर्जी 5 हो जाएंगी, बढ़ेंगी I1 to I5, लेकिन I6 थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि NS का पेनिट्रेशन पावर न्यूक्लियस के नजदीक है, मुश्किल से निकलेगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 8वीं आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही खतरनाक होगी इसकी। तो इस तरह आप आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को देखकर आप बता सकते हो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। हर ग्रुप में किसी, जैसे ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तब सडनली इंक्रीज एनर्जी हो रही है। ये नॉन मेटल्स है आपके 15, 16, 17 ग्रुप में, ये एक्टिव मेटल है, मोनोहेलाइड बनाने वाले, डाईहेलाइड बनाने, मोनोवेलेंट है, डाईवेलेंट मेटल है, ये अच्छे खासे नॉन मेटल्स हैं। ये मोनोवेलेंट है, फ्लोराइड क्लोराइड -1 वाले, ये ऑक्साइड सल्फाइड -2 वाले जनरली, ये -3 वाले नाइट्राइड फोस्फाइड एंड -3p-3 जनरली वैसे हम बोल सकते हैं। तो दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई कि किस ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग करता है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पता लगाकर। अब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी वो भी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी वो भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से बतला सकते हैं, पर हम वो नेक्स्ट लेक्चर में बतलाएंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड रिमेनिंग एक्सेप्शंस ऑफ डी ब्लॉक ऑफ
फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। बस आयनाइजेशन एनर्जी में इतना बचा है। आयनाइजेशन एनर्जी टॉपिक इज ऑलमोस्ट ओवर। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बचा है, देन पीरियोडिक प्रॉपर्टी की काम की चीजें हमारी हो जाएंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बिगर टॉपिक इन कंपैरिजन ऑफ ऑल अदर। तो लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।